एक ताजर अपनी मेहनत से कामयाब हुआ और एक बहुत बड़े इदारे का मालिक बन गया। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने इदारे के डायरेक्टर्स में से किसी को अपना काम सौंपने की तरकीब निकाली। उसने इदारे के तमाम डायरेक्टर्स का इजलास तलब किया और उन्हें बताया कि मेरी सेहत मुझे ज़्यादा देर तक अपनी जिम्मेदारियां निभाने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आप में से किसी एक को अपनी जिम्मेदारियां सौंपना चाहता हूं। मैं आप सबको एक एक बीज दूंगा और उसे बोने के 1 साल बाद आप उसकी सूरत हाल से मुझे आगाह करेंगे, जिसकी बुनियाद पर अपनी जिम्मेदारियां सौंपने का मैं फ़ैसला करूंगा कि मैं किसको ये जिम्मेदारियां सौंपता हूं। अब कुछ अरसे के बाद सब डायरेक्टर्स अपने बीज से उगने वाले पौधों की तारीफ़ें करने लगे, सिवाय एक के, जिसका नाम था जैद। जैद काफ़ी परेशान था, लेकिन वो मेहनत करता रहा, दफ्तर में आता रहा इस परेशानी के साथ साथ। दरअसल जैद ने नया गमला खरीदकर उसमें नई मिट्टी डालकर बेहतरीन खाद डाली और रोज़ाना पानी भी देता रहा, मगर उसके बीज में से पौधा न निकला। अब 1 साल बाद इदारे के सरबराह ने फिर जब सब डायरेक्टर्स का इजलास बुलाया और कहा कि सब वो गमले लेकर आएँ जिनमें उन्होंने बीज बोया था। अब सब खूबसूरत पौधों वाले गमलों के साथ इजलास में पहुँचे, मगर जैद, जिसका बीज ही नहीं उगा था, वो खाली हाथ ही इजलास में शामिल हो गया और इदारे के सरबराह से काफ़ी दूर वाली कुर्सी पे बैठ गया। शर्मिंदगी की कैफियत भी थी कि मैं नहीं कर सका, बाकी सब ने कर लिया। अब इजलास शुरू होता है, नाज़रीन बस गौर से सुनिएगा। जब इजलास शुरू होता है तो सब ने अपने अपने बीज और पौधे के साथ की गई मेहनत का हाल सुनाया, इस उम्मीद से कि उसे ही सरबराह बनाया जाएगा, क्योंकि सब सरबराह बनने के लिए तैयार थे और बहुत एक्साइटेड थे। अब सबकी तकारीर सुनने के बाद सरबराह ने कहा कि एक आदमी कम लग रहा है। अब उस पर जैद, जो कि एक डायरेक्टर के पीछे छुपा बैठा था, शर्मिंदगी से वो खड़ा हुआ और कहा कि सर, मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया, मगर मेरे वाला बीज उगा नहीं। अब उस पर कुछ साथी हंसे और कुछ ने जैद के साथ हमदर्दी का इजहार किया। चाय के बाद इदारे के सरबराह ने ऐलान किया कि उसके बाद अगर इदारे का कोई सरबराह बनेगा तो वो जैद होगा। अब यकीनी तौर पे जैसे आप हैरान हुए हैं नाजरीन, वहाँ बैठे जितने डायरेक्टर्स थे वो भी हैरान हो गए। इदारे के सरबराह ने कहा कि इस इदारे को मैंने बहुत मेहनत से और दयानतदारी से इस मुकाम पर पहुँचाया। इस मुकाम पर मैंने बहुत मेहनत से और दयानतदारी से इस इदारे को पहुँचाया और मेरे बाद भी ऐसा ही आदमी होना चाहिए। वो जैद है जो मेहनती होने के साथ साथ दयानतदार भी है। अब ज़रा वजह जानिएगा नाज़रीन कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सरबराह ने कहा कि मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए थे जो उग ही नहीं सकते थे, और सिवाय जैद के आप सब ने बीज ही तब्दील कर दिए सरबराह बनने के लिए। झूठ बोल दिया, दयानतदारी को छोड़ दिया, ईमानदारी को छोड़ दिया। ऐ बंदे, मत भूल कि जब कोई नहीं देख रहा होता तो पैदा करने वाला देख रहा होता है, इसलिए दयानत का दामन कभी ना छोड़। और सच बात है नाजरीन, दयानतदारी एक ऐसा आप अमल समझ लें, एक ऐसी खूबी समझ लें, एक ऐसा वस्फ जो दिल को सुकून देता है, राहत देता है। आप मुतमईन रहते हैं अगर आप दयानतदार हैं। आपकी ज़बान कभी लड़खड़ाती नहीं है, आपको झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता, आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। अगर आप दयानतदार हैं, आपके पास हर सवाल का जवाब होता है, हर सवाल का जवाब। लेकिन अगर आप दयानतदार ही नहीं हैं तो ना सिर्फ आपके हाथ से ईमानदारी चली जाती है, बल्कि सच भी रुखसत हो जाता है। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ताकतवर समझे जाने वाले वज़ीर ख़जाना, और ताकतवर क्यों ना हो, 3 मरतबा के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दस्ते राज जो ठहरे, करप्शन की बहती गंगा में साथ साथ रहने वाले और एक दूसरे के समधी भी। अब नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में पाकिस्तान के ख़जाने की जो कुंजी थी ना, वो इन्हीं के पास रही। ऐसा ही है। और फिर उस खजाने का जो हशर हुआ, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के बिजनेस पार्टनर कम मैनेजर भी हैं, और आप कह लें कि मालियाती मुशीर भी हैं, और अपनी मलकियत में मौजूद जो असासे हैं उनके सादा से सवाल पर आपने देखा कि डार साहब के तो चेहरे के रंग ही उड़ गए, और इनके चेहरे पर उड़ते रंग पूरी दुनिया ने देख लिए। किस तरह ज़बान इनकी लड़खड़ाती रही। मैंने कहा ना पहले भी आगाज़ में प्रोग्राम के कि ईमानदारी होगी तो आवाज़ नहीं लड़खड़ाएगी। सच बोलेंगे आप तो आवाज़ नहीं लड़खड़ाएगी, लेकिन जब आप झूठ बोलेंगे, ईमानदारी का दामन छोड़ेंगे, तो फिर आवाज़ ऐसे ही लड़खड़ाएगी, चेहरे के रंग ऐसे ही उड़ेंगे जैसे डार साहब के उड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब किसी भी तरह जवाब नहीं बन पाया तो रिकॉर्ड में देखने का कहकर जान छुड़ा ली, और जान छुड़ाने में तो ये लोग माहिर हैं।
इसहाक डार साहब, अगर आपने दयानतदारी से अपने कारोबार के जरिए जायदादें बनाई होती ना, तो आज उन्हें छुपाने की आपको जरूरत ही ना पड़ती, और ना ही आपको इन सवालों का सामना करना पड़ता, ना आपके चेहरे के रंग उड़ते, ना आपकी आवाज लड़खड़ाती, ना आपको इतनी शर्मिंदगी का, इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ता। इतनी जिल्लत उठाई आज आप, लेकिन आपको इस बात का भी एहसास नहीं होगा। आप लोग ढीठ हैं, ढिठाई की मिराज पे बैठे हुए लोग हैं। आप एक सांस में कुछ कह रहे हैं, दूसरी सांस में आप कुछ और कह रहे हैं, यानी आप इतने कंफ्यूज थे। आप तो वतन वापसी के सवाल पर भी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। मेडिकल ग्राउंड्स पर बैरून मुल्क फरार होकर आपने खुद को मुजरिम तस्लीम कर लिया, यानी कर लिया कि कानून का सामना करने की आपकी हिम्मत नहीं, आप फेस नहीं कर सकते। आप किस मुंह से अदालतों का सामना करेंगे जो पहले ही आपको मफरूर करार दे चुकी हैं। एक और क्लिप होगा इनका, जरा वो भी चलाइएगा। इसहाक डार साहब, खुदा का खौफ कीजिए। मतलब कैसी अजीब बातें करते हैं आप। आपको नैब से खौफ आ रहा है? नैब से? कौमी एहतसाब ब्यूरो, ये इदारा तो आप लोगों का ही बनाया हुआ था ना। आप अपने बनाए हुए इदारे से कैसे खौफजदा हो गए इस हद तक? क्या ये अपने ही हाथों का किया धरा नहीं? जिस इदारे को आपने अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए, कुचलने में बड़ा सोच समझ के लफ्ज़ बोल रही हूँ, कुचलने के लिए बाकायदा लोग इस्तेमाल करते रहे ना, आज ये उसी इदारे से डर रहे हैं। देख लें ज़रा इन लोगों का हाल। और मुझे तो इनका जो खौफ है ना, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। नाजरीन, आपको भी नहीं आ रहा होगा। मतलब नैब की परफॉर्मेंस देखकर भी आपको किस बात का खौफ है? नैब की कारकर्दगी देखने के बाद कैसा खौफ? नैब ने पहले कितने मुजरिमान को सजा दिलाई और तख्तादार पर लटका दिया। क्या आपको शहबाज शरीफ के केस का इल्म नहीं है? क्या आपको वो जो अहद चीमा है उनकी जमानत के बारे में नहीं पता? क्या आपको मीडिया फिरौन मीर शिगिरुर रहमान की जमानत पर आज़ादी के बारे में खबर नहीं है? सब पता है आपको। फिर कैसा खौफ? कैसा खौफ? नैब की कमज़ोर प्रोसिक्यूशन और तहकीकात पर तो अब अदालतों के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी गुस्सा खा रहे हैं। आपको इस बेज़रर से, नैब से खतरा महसूस हो रहा है। बेज़रर नैब से खतरा, ये तो आपने बड़ी ज्यादती कर दी मेरे ख्याल से। नैब के साथ ज्यादती की आपने। नैब से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी मेरे ख्याल से इलाके के किसी थानेदार की होगी। इलाके का थानेदार अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा होगा नैब की निस्बत। और डार साहब, अगर बात निकलेगी ना तो वो क्या कहते हैं, दूर तक जाएगी। पाकिस्तान में तो आप लोग कुछ भी बोलें, खैर है, चलते हैं। बेचारी अवाम भी आदी हो गई आप लोगों को सुनने की। आप लोग कुछ भी बोलते जाते हैं, वो भी बेचारे सुनते रहते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकालते रहते हैं। कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अब ख्याल कीजिए, परदेश में ऐसा नहीं चलता। और ख़ासतौर पर जब पूरी दुनिया आपको देख रही होती है। कितनी आपकी जग हसाई हुई इसके बाद, आपको इस बात का एहसास है? मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए कि आप गलत शो में चले गए। अब हार्ड टॉक में तो सख्त बातें ही होती हैं, और गोरे एंकर ने तो आप पर कुछ दिखा दी। देखें ज़रा इनके चेहरे के रंग। मतलब आपको आईना तो दिखाया ही उस गोरे एंकर ने, साथ में आपका कच्चा चट्टा सब खोल के रख दिया। क्या इज्जत रह गई आपकी? जो बच्ची कुछ ही थोड़ी सी होगी वो भी नहीं रह गई। इंसान को ना अपना माजी याद रखिएगा। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, इंसान को अपना माजी कभी नहीं भूलना चाहिए, और झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। एक बात को छुपाने के लिए आप एक झूठ बोलेंगे, फिर दूसरा झूठ बोलेंगे, फिर तीसरा झूठ बोलेंगे, फिर आप झूठ ही बोलते चले जाएंगे। तो बेहतर है ना कि सच बोल दें, मान जाएं कि हो गई गलती। एक और क्लिप है, जरा इनका चलाइएगा। अब डार साहब, आपने कितने आराम से अपनी मुनाफिकत को इर्तिका का नाम दे दिया। इस्टेब्लिशमेंट आपकी हुकूमत के साथ थी तो बहुत अच्छी थी, बड़ी आइडियल थी, बड़ी परफेक्ट थी। अब चूंकि किसी और हुकूमत के साथ है तो ख़राब हो गई, हद से ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि आपके साथ नहीं। इसहाक डार साहब, अब तो आपको आलमी मीडिया भी बाकायदा मुनाफिक कह रहे हैं। मुनाफिक, पता है आपको मुनाफिक का मतलब क्या होता है? अब तो आप वो क्या है, आपके ख्वाजा आसिफ सब कहते हैं दूसरों को शर्म होती है, हया होती है। वैसे आप लोग एक दूसरे को आपकी पार्टी में, अपनी पार्टी में लोगों को कहते हैं ना, तो आपका ये हाल ना होते। ढिठाई साहब चले गए झूठों का पलंदा लेके। आपको ये समझ नहीं आ रही कि किस सवाल पे आपने क्या जवाब देना है। आपके चेहरे के रंग बाकायदा उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी जिल्लत का सामना आपको करना पड़ा। अब तो कुछ शर्म कर लें, कुछ हया कर लें, कुछ तो गैरत का मुजाहिरा कर लें। कौम को और मुल्क को मजीद रुसवा ना करें। आप लोगों की अपनी इज्जत नहीं होगी, लेकिन आप लोगों के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है। खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि अब आइंदा कहीं इंटरव्यू के लिए मत जाइएगा, क्योंकि आपको लोग बतौर पाकिस्तानी पहचानते हैं। पाकिस्तानी, दुनिया में आप अपना मजाक तो उड़वा ही रहे हैं, पाकिस्तान का मजाक तो ना उड़वाएं। आपका तो कुछ नहीं जाता। पूरी कौम शर्म से पानी पानी हो रही है।
कौम को दुख है कि उसने आप जैसे लोगों को मुंतखब किया। अब खुदा के लिए कौम के हाल पर रहम फरमाएं। किस डिटाई से आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये देखें, इनकी डिटाई देखें नाज़रीन। आपने तो नवाज शरीफ के मुजरिम होने को भी झुटलाने की कोशिश की, लेकिन जब एंकर ने आपके सामने हकाइक रखे तो फिर वो क्या की, बोलती बंद हो गई, आवाज़ ना निकली आपकी, आप चुप हो गए। चलाइएगा ज़रा क्लिप। अब इसहाक डार साहब, आप पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझ रहे हैं शायद। आप छोड़ दें बेवकूफ़ समझना, सबको अक्ल है, कोई बेवकूफ़ नहीं कि आपकी बातों में आएगा, इस पर यकीन करेगा। उल्टा आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं, जहाँ घसाई हो रही है आपकी इन बातों पर। आपको मेरे ख्याल से बड़ी कॉल्स आ रही होंगी कि ये क्या किया। बाकी शर्म होती है, हया होती है। किसी ने कहा होगा आपको कि कुछ शर्म होती, कोई हया होती है। पूरी दुनिया जानती कि नवाज शरीफ मुजरिम है और वो तिब्बी वजूहात की बिना पर जमानत पर मुल्क से बाहर इलाज के लिए गए थे। वो अलग बात है कि वहाँ जाके सब कुछ हो रहा है, शॉपिंग हो रही, खाबे, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। लेकिन गए थे यहाँ से इलाज की गर्ज से, लेकिन वहाँ जाकर वो मफरूर हो गए, इश्तिहारी हो गए और उन्होंने मुल्क वापस आने की जहमत नहीं की, गवारा नहीं किया। अब नवाज शरीफ को सज़ा है, वो हुकूमत ने नहीं दी थी। उनके जराइम की वजह से मुल्क की मौजूद अदालत ने उन्हें मुजरिम करार दिया था। मतलब आप बातों को कैसे मिक्स करते हैं। किसने सजा दी थी नवाज शरीफ को? अब नवाज शरीफ की अपील पर मैं आपको जरा याद करवा दूं, अदालत उज़्मा ने उनकी सजा उनकी अपील पर 10 साल से कम करके 7 साल कर दी थी। ये सब हकीकत है, को फसाना नहीं है। अब उसे आप लोग झुटलाते रहें और अपनी जिल्लत का सामान पैदा करते रहें, होते रहे जलील पूरी दुनिया में झूठ बोल बोल के। नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ इल्ज़ामात की कानूनी जंग लड़ी थी और शिकस्त खाई थी। आप अदालतों में अपने असासे साबित कर सके ना, और ना ही मनी ट्रेल ला सके, ना असासे और ना मनी ट्रेल, ना कतरी खत बचा सके, और ना फिर वो जो कैलिब्री क्वीन है उनकी कोई ड्रामा बाजी आपको बचा सकी, काम आ सकी। अब आपने तो अदालतों को भी बेवकूफ़ बनाने की प्रॉपर कोशिश की, पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें भी आपको कामयाबी ना मिली, उसमें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ी आप लोगों को। आपको अदालतों से वही मिला जिसकी आप मुस्तहिक थे। आपको रुसवाई के सिवा, जिल्लत के सिवा कुछ ना मिला। जब झूठ बोलेंगे, जब फ्रॉड करेंगे, जब ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर जिल्लत और रुसवाई मिलेगी ना। सच के रास्ते पे चलेंगे तो इज्जत ही इज्जत, झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे, ईमानदारी का दामन छोड़ेंगे, दयानतदारी का दामन छोड़ेंगे, तो आप इज्जत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये तो कुदरत का उसूल ही नहीं है। कुदरत के भी मुनाफी चलना शुरू कर दिया आप लोगों ने। अब ये जो रुसवाई का सिलसिला है ना जो आप लोगों का, ये पता नहीं कब तक चलेगा। आप लोगों को तो सोचना चाहिए, परेशान होना चाहिए। इन सब हरकत का तो आप लोगों को वक्त ही नहीं होना चाहिए। आप लोग झूठ बोलना ना जाने कब छोड़ेंगे, और फरेब से काम लेना मेरे ख्याल से छोड़ ही नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।